नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज शख्सियत का 100वां एपिसोड है और इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शायद हो सकता है आपके लिए सरप्राइज हो। तो जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूंगी। और भी बहुत कुछ है, देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार आप सभी लोगों का और इस रूबरू परिवार में आप दोबारा जुड़े हैं। आज शुरुआत करते हैं काजल सूरी जी से, जो आप अपनी जर्नी के बारे में वो खुद बताएंगी और वो अपने में ही नामा जामा नाम है, थिएटर से जुड़ी हुई वो हैं और अभी बहुत लोगों के साथ वो अपना काम भी कर रही हैं और हम जानेंगे उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। वो राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, राइटर हैं और उसके साथ साथ वो बहुत अलग अलग चीजों के ऊपर भी काम कर रही हैं। तो उनकी जर्नी को भी सुनने के लिए हम आज यहाँ पर हैं, क्योंकि आज हमारे 100 एपिसोड पूरे हुए हैं शख्सियत के और रूबरू एक हमारा परिवार है और हम चाहते थे कि आप सभी लोगों के साथ आज रूबरू हों और हम आज यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ हैं। मैं चाहूंगी श्रुति पुरी जी का भी, जो कि नामा जामा उनका नाम है, एक्ट्रेस हैं वो और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, हमारे साथ पहले भी शख्सियत में आ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत आभार माँ, आप यहाँ पर आई हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसका 100वां एपिसोड जो है शख्सियत का आज प्रसारित हो रहा है और हृदय से बधाई आप सभी को और सभी रूबरू थिएटर आर्टिस्ट का अभिनंदन। सुमन मैम का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आप अपना समय निकालकर हमारे साथ आई हैं। आपका बहुत बहुत आभार मैम, आप बहुत ही अच्छा कविताएं लिखती हैं, सब लोगों ने सुनी है। आपका बहुत धन्यवाद जो आज ऐसी शख्सियत के अंदर 100 एपिसोड में आप आई हैं। काजल मैम का इंटरव्यू और होस्ट हम आज कर रहे हैं, ये बहुत ही अलग बात है क्योंकि आज तक हमने देखा है काजल मैम को होस्ट करते हुए और आज हम उनको करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी जितनी भी अच्छी अच्छी यादें हैं, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे और मैं चाहूंगी आप सभी लोग अपने बात जरूर आगे रखें। जी कामना, मैं ये हमारे सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि हमेशा ये रवायत रहती है कि जब शो चलता है तो शो स्टॉपर के साथ जो शो होस्ट होता है, जो शो प्रोड्यूसर होता है, वो सबसे बाद में आता है। लेकिन आज रवायत उल्टी है। आज हमारे साथ में वो शख्सियत के रूप में हैं जिन्होंने इस थॉट को जन्म दिया, कंसीव किया, उसको पैदा किया, पाला पोसा, बढ़ाया और 100 साल तक पहुंचाया। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो सेंचुरी का आजकल पर्याय बन गए हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। तो आज शख्सियत की सचिन तेंदुलकर को मैं चाहूंगी कि वो बिहाइंड द कैमरा न रहें और ऑन कैमरा आए और हम सभी उन्हें बुलाएं। हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। काजल सूरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी का। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि सुमन जी जो एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर हैं, जिस तरह से श्रुति जी ने बहुत खूबसूरती से इतने अल्फाज कहे, तो मैं चाहूंगी कि सुमन जी जरूर कुछ कहें, क्योंकि जम्मू से बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर जी, सबको मेरा नमस्कार। और मैं तो बहुत खुश हूँ, काजल सूरी ने अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं अपने रूबरू थिएटर में और इतने अच्छे लोगों से मिलाया, एक परिष्कृत वर्ग से हमें मिलाया है जो एक लेखक रहे हैं, रंगकर्मी रहे हैं और संगीतकार, गीतकार, यानी एक वर्ग है जो बुद्धिजीवियों का वर्ग कह लीजिए, उन्हें कलाकारों का वर्ग कह लीजिए, उनसे हमें रूबरू करवाया है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमें सच्चाई समझ आए कि जिंदगी कैसे चलती है और कैसे उन्होंने अपने सफलता हासिल की है। और काजल, आपने हमें सबसे मिलाकर सचमुच एक बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही प्रशंसनीय काम है। आप खुद एक शख्सियत है और सचमुच अभूतपूर्व शख्सियत है और सचमुच आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत के लिए। और जम्मू से हमारे साथ आज एक और वहाँ की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है जो ऑलरेडी हमारे शो में आ चुकी हैं, सपना सोनी जी भी हमारे साथ हैं। और अगर आप, मैं चाहूंगी कि एक बार वो भी हमारे स्क्रीन पर आ जाए तो इट विल बी ग्रेट फॉर अस आल्सो।
तो सपना जी अगर हैं तो प्लीज स्क्रीन पे आ जाएं। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ आए हैं। और लेकिन आज ये खुशी भी हो रही है कि कामना, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार है, कलाकार है, एनडीटीवी से ताल्लुक रखती हैं, पॉलिटिक्स में नई आ रही है और बहुत कुछ कर रही हैं, तो आज ये मेरे साथ है एज अ होस्ट। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे साथ जो शुरुआत की इन्होंने। और आपसे श्रुति जी सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे, बस यही, आप अपना हर बार अपना सर और हमारे हाथ अपने बार रखें। श्रुति का भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। श्रुति जी जी काजल जी, ये धन्यवाद और आभार का सिलसिला चलेगा, लेकिन आज हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी जी तो जी। मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रूप में। पहला आपसे एक प्रश्न दागना चाहती हूँ आप पर वो ये है कि देखिए क्या होता है कि ब्लॉगर और एक कवयित्री बनना, थिएटरिस्ट बनना, म्यूजिक पर अच्छी पकड़ रखना और एक खूबसूरत शख्सियत बन के उभरना, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? बिना बिना सोचे समझे, बिना वक्त वो करे हुए मैं सीधे बोलूंगी कि मेरे पापा और मेरी मम्मी मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि दोनों थिएटर से जुड़े हुए हैं। दे हैव अ नेम इन जेएनके। पापा तो लेजेंड कहा जाता है जम्मू कश्मीर का, तो थिएटर से जुड़े हुए हैं। और एक शिद्दत जो होती है, जो पैशन होता है, जो डेडिकेशन होती है, मैंने उन्हीं से सीखा। और जो ऑक्सीजन, उन्होंने थिएटर को एक ऑक्सीजन की तरह लिया, इबादत की तरह लिया, मेडिटेशन की तरह लिया, तो ये चीज वहीं से मेरी शायद खून में आई। तो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं। थिएटर के लिए मैं अगर बात करूं तो राइटिंग, पापा राइटर भी रहे हैं, तो दे आर माय इंस्पिरेशन। ओके, अब एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे माना जाता है कि जिस रास्ते को अगर अभिभावकों ने तैयार किया है, पेरेंट्स ने तैयार किया है, तो उस रास्ते पे चलना आसान होता है। कितना आसान था आपका सफर? आसान इसलिए था क्योंकि मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी थिएटर में। हाँ, लेकिन सीखना पड़ा मुझे। जैसे रिहर्सल, मैं 3 साल की थी जब मैंने थिएटर में अपनी जर्नी शुरू की। तो एक श्रीनगर दूरदर्शन के लिए पापा एक टेलीफिल्म कर रहे थे, तो मैं 3 साल की होंगी, इसमें उनको बच्चे की जरूरत थी। तो उसमें मेरा डोगरी का, मुझे याद है कि डोगरी का वो टेली शॉर्ट फिल्म थी वो। तो उसमें 3 साल की उम्र में मेरा आगाज हुआ उसमें। और उसके बाद उसी के कुछ महीनों के बाद टैगोर हाल कश्मीर का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वहां पे एक नाटक हो रहा था। उसमें मेरे एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही मेरी एंट्री हुई 3-4 साल की उम्र में। तो मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और मुझे जो भी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं थिएटर की, जो आर्ट से जुड़ी हो, मुझे पापा से और मम्मी से ही मिली, क्योंकि दोनों थिएटर से जुड़े हुए हैं। मुझे याद है हमारे घर में बहुत सारी रिहर्सल्स हुआ करती थी, स्क्रिप्ट्स पे डिस्कशन हुआ करती थी। बहुत बड़े बड़े जो नाम है, जैसे अर्श सहबाई हैं, बहुत बड़ा उर्दू शायर रहे हैं। पुष्कर नाटिक को इंडिया पाकिस्तान के एक बहुत बड़े उनको राइटर माना जाता है। उनके बेटे अनिल टिक्कू बहुत बड़े कलाकार भी हैं, उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। तो पुष्कर अंकल हमारे घर आते थे, अर्श अंकल हमारे घर जाते थे। दत्त भारती एक बहुत बड़ा नाम है, नॉवेलिस्ट रहे हैं। तो प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा जो जम्मू साहित्य का एक बड़ा नाम है। तो ये सारी डिस्कशंस हमारे घर में हुआ करती थी, और स्क्रिप्ट्स पे डिस्कशन, राइटिंग पे डिस्कशन, रिहर्सल्स। तो ये बचपन में सारी चीजें मैंने देखी, और ये धीरे 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 मेरे खून में रमती चली गई। जी, अब एक और सीधा और सपाट प्रश्न आपसे पूछूंगी। क्या होता है कि किसी के लिए परिवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है, किसी के लिए प्रोफेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई बच्चों को नंबर 1 पे रखता है, कोई प्रोफेशन को, कोई परिवार को। आपके लिए कौन अव्वल है? ऑफ कोर्स फैमिली। मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी, थिएटर तो खैर मेरे लिए ऑक्सीजन है, बट फैमिली का होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक कदम नहीं चल सकते अगर आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो, आपकी फैमिली आपके पीछे ना रहे हो कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, हम है ना तुम्हारे पीछे खड़े हुए, तो आप उतनी कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हो। और फैमिली का मुकाबला मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। आप थिएटर भी तभी कर सकते हो, आप किसी भी कला में आप उसमें एक्सेल कर सकते हो अगर आपके साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट हो। ये सबसे बड़ी बात है, फैमिली का होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे रास्तों पर साथ साथ चलती है, वो फैमिली है। जी। ये बताइए कि आपने अपनी पहली कृति कब लिखी? और मैं कौन सी तो कृति थी वो?
कौन सी क्या कृति कह थी रही ये भी बता, और कौन सी कृति हैं? थी वो? मैं नाटक तो लिखती थी। कविताओं से शुरुआत हुई है मेरी, और मुझे जी। याद है कि मैं बहुत बचपन से मैंने एज ए बाल कलाकार मैंने रेडियो पे आना शुरू किया। चिल्ड्रन प्रोग्राम की अगर हम बात हाँ। करते हैं तो वहां पे मैं आती थी, तो वहां पे अपनी लिखी हुई कहानियां मैं लिखती थी। और मुझे हम्म, याद है मकबूल शेरवानी कश्मीर के एक बहुत बड़े जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, कि वो जरूर जानते हो कि कबायली ने जब हमला किया था कश्मीर पे, तो उन्होंने किस तरह मोहम्मद मकबूल शेरवानी एक बहुत बड़ा नाम रहे, जिन्होंने उनको कश्मीर में उनकी एंट्री नहीं होने दी थी। तो मैंने ये कहानी लिखी थी, मैं तब बहुत छोटी थी। तो उस हम्म, वक्त मैंने कहानी लिख ली, तो उसको पापा ने बार बार ठीक कर करके, पापा का बहुत मुझ पे इम्पैक्ट रहा है। तो मुझे अच्छे से याद है कि पहली कहानी जो थी वो मैंने यही लिखी थी। मकबूल शेरवानी साहब पे मैंने कहानी लिखी थी, जो बच्चों के प्रोग्राम में मैंने पढ़ी थी। जी कामना। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके के पूरे सफर में अगर देखा जाए, थिएटर के बाद आपने जर्नलिज्म आपको कैसा लगा? कि आपने सीधा जर्नलिज्म एक जो है कोर्स, उसको आपने सीधा ऑप्ट किया, क्योंकि बहुत इंडस्ट्रीज और भी हैं, सिर्फ जर्नलिज्म ही क्यों? जर्नलिज्म इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि थिएटर की अगर मैं बात कर रही थी, तो थिएटर का जो इम्पैक्ट रहा है मुझ पे, मैं यहाँ एक पहले एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूंगी, इसके बाद मैं आगे आऊंगी। कि मेरे पापा मम्मी की शादी हुई थी, कोई मेरे ख्याल से 20-25 दिन हुए थे, तो उन दोनों टैगोर हॉल में वो एक प्ले करे थे। टैगोर का प्ले था उत्सर्ग। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, और मैं अक्सर ये बात बहुत बोलती हूँ। तो मेरे जो दादाजी हैं वो जम्मू में तहसीलदार थे। तो पापा ने उस करेक्टर के लिए बैल्ड होना था, बाल नहीं चाहिए थे उस करेक्टर के लिए। और जम्मू में ये है कि आप बाल नहीं काट सकते, उसको अपशकुन माना जाता है, कि बहुत अपशकुन होता है अगर आपने बाल कटवा दिए, ये है जम्मू में ऐसा। तो उन्होंने उस करेक्टर के लिए बिल्कुल जिस दिन शो था, उन्होंने पूरे अपने बाल मुंडा दिए, सर मुंडा दिया, और उन्होंने वो करेक्टर किया उत्सर्ग में, जो उनका करेक्टर था। मम्मी तो थिएटर से, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मेरे जो दादा हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन चुप रह के उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। और फिर जो दादी है, उन्होंने मेरे पापा को डांटा, और लेकिन वो उन्होंने चीजें संभाल दी। थिएटर के साथ साथ पापा जो हैं वो उर्दू डेली, ही वाज अ राइटर, बहुत बड़े राइटर रहे हैं। उनकी राइटिंग्स पे उन्होंने नॉवेल्स वगैरह लिखी हैं, बहुत नाटक लिखे हैं, सीरियल्स लिखे हैं दूरदर्शन के लिए। तो उनकी राइटिंग्स पे जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, उर्दू डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग रिसर्च पापा की राइटिंग्स पे। तो वो लिखते थे, वो अपने आप को कमरे में बंद कर देते थे जब वो लिखते थे, कुछ भी नया लिखते थे, और बिल्कुल किसी चीज की उनको वो नहीं रहती थी। और मम्मी को डायरी लिखने की आदत थी। तो पापा का एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे जम्मू में, एक उर्दू का न्यूज़पेपर निकलता था उजाला के नाम से। तो वो जीन्स की बात होती है कि एक्टिंग के जीन्स भी आ गए। वो लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। तो मैंने फिर भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया। मैंने जम्मू से जब बीएससी होम साइंस की, होम साइंस के बाद एमएससी की मैंने होम साइंस में। उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा सब्जेक्ट था स्पेशलाइजेशन का। तो मैं लिखना मैंने शुरू किया, और एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट अपने भारतीय विद्या भवन से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया जर्नलिज्म का। तो मैंने कश्मीर टाइम्स बहुत फेमस न्यूज़पेपर है जम्मू का, डेली एक्सेलसियर बहुत बड़ा न्यूज़पेपर रहा है जम्मू का, टीनेजर यहाँ नेशनल लेवल की मैगजीन थी, जम्मू पैनोरमा था। तो मैं इन सब मैगजीन्स के लिए मैंने लिखना शुरू किया। इतना पैशन होता था कि मैं कभी भी कहीं भी लिखना शुरू हो जाती थी, जब मैं थिएटर नहीं कर रही होती थी। तो यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन हमारी बनी, जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बहुत शिद्दत से जो जर्नलिज्म में आना चाहते थे। तो हमारे काम को देखकर आई वाज द फर्स्ट, ये बात मैं जरूर कहूंगी कि आई वाज द फर्स्ट एक्रीडिएटेड जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट ऑफ जीएनके, जिनको फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रीडिएशन कार्ड मिला था। तो ये उस वक्त की बात है। देन उसके बाद हम लोगों को काम हमारा देख, क्योंकि हम बहुत लिखते थे, एवरी संडे हमारा संडे मैगजीन्स में आर्टिकल आया करते थे। और मुझे फिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से यंग जर्नलिस्ट अवार्ड भी मिला फ्रीलांस कैटेगरी में। जी जी सुमन जी। जी। मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे काजल ने कहा कि बचपन से ही शुरू किया ये अपना सफर, और एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैं भाग लेती थी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि चाइल्ड आर्टिस्ट भाग लेते लेते आने वाले समय में वो रेडियो में बच्चों के कार्यक्रम की कंपेयरिंग करने लगेंगे। तो ये रेडियो में जब आई तो इन्होंने पहले यूथ सर्विसेज में भाग लेना शुरू किया, और बहुत से कार्यक्रम किए, वेस्टर्न म्यूजिक है, लाइव शोज हैं, कितने हुए थे, इंटरव्यूज हुए हैं, और प्लेस में पार्टिसिपेट करते रही। फिर अचानक ही ये प्राइमरी चैनल में जंप कर गई।
और जंप करने के बाद इन्होंने एकदम अनाउंसर, कैजुअल कंपेयरिंग और सब करना शुरू कर दिया। आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है इनकी। और जब बच्चों के प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं उस प्रोग्राम की इंचार्ज थी और भीड़ लगी होती थी बाहर बच्चों की और स्टूडियो में जगह नहीं होती थी कि काजल दीदी, काजल दीदी, काजल दीदी आई हैं। हम बच्चों को रोकते थे और इस प्रोग्राम की सैटरडे को फ्राइडे को रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। इतनी भीड़ बच्चों की हुआ करती थी और सचमुच हम परेशान हो जाते थे कि बच्चे काजल के लिए कितने दीवाने हैं और किस तरह बच्चों को ये हैंडल करती थी, कितने प्यार से करती थी और बहुत अच्छा ये इन्होंने प्रोग्राम चलाती रहीं। और इस सिलसिले में एक किस्सा मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ रेडियो में ये होता है कि आप डायरेक्टर साहब कहते हैं जैसे वैसे करना पड़ता है, ऑडिशंस करनी पड़ती हैं, हमें ऑडिशंस के बाद हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही काजल भी सिलेक्ट हुई और काजल ने 5-6 महीने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे प्रोग्राम हिट जा रहे हैं और मुझे वाहवाही मिल रही है, एप्रिसिएशन मुझे मिल रही है काजल के नाम से। मैं बड़ी खुश थी। तो एक बार कुछ लोग होते हैं जिन्हें तरह होता है कि बाकी बच्चों को भी ट्रेंड करें, भाई एक ही कंपेयर क्यों आप लेकर आती हैं, बाकी बच्चों को भी ट्रेंड किया जाए तो बेहतर रहेगा। तो हमने क्या किया, प्रपोजल फिर किसी और का लगा, मैं किसी और को लगाऊंगी तो उसे ट्रेंड करना पड़ेगा। तो क्योंकि डायरेक्टर की हिदायत थी, हमने एक और नया कंपेयर ढूंढ के लाया और उसे एयर पर भेज दिया। तो काजल की प्रपोजल नहीं जानी थी क्योंकि काजल का प्रोग्राम उससे नहीं होना था। तो क्या बताऊं, बच्चे सबके सब जो थे वो बाहर ही खड़े रहे, अंदर स्टूडियो में नहीं आए कि आज काजल दीदी क्यों नहीं आई है, काजल दीदी क्यों नहीं आई है। और मैं क्या जवाब देती। और इस वजह से थोड़ा सा काजल मुझसे खफा भी हुई थी कि मैं क्यों नहीं आज। फिर बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ा, भाई क्या करें, डायरेक्टर साहब कहते हैं किसी और को भी लाओ, क्यों काजल को लाते हो, किसी और को भी लाओ। तो ये प्रोफेशनल जेलसीज होती हैं जब हम कार्यक्रम करते हैं। तो इस कदर ये छाई हुई थी, बच्चों के प्रोग्राम में इस कदर छाई हुई थी और बच्चों के साथ बच्चा बन जाती थी और बड़ी खूबसूरती से कार्यक्रम वो निभाती रही हैं। और मैं सचमुच आज बहुत खुश हूँ कि आज काजल इस मुकाम पर है और इतनी शख्सियतों का भेंट वार्ता करते करते खुद एक खूबसूरत शख्सियत है जिसके बारे में आप सबको जानने को मौका मिला, हम तो उसको खैर जानते ही हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अपना जैसे सफर बता रही हैं अपना, मुझे लगता है कि ये इसका अपना लेख जो है ऊपर से लिखवा के पहले से लाई थी। एक आलेख ईश्वर ने पहले से लिखा था जो लिखवा कर लाई थी पहले से ही, और ये रास्ते बनते गए और करते करते दिल्ली आ गई। दिल्ली में थिएटर के लिए और उन्होंने जगह बनाई, सब लोगों से मिली और यही एक कारण था कि वो आज इस मुकाम पर हैं कि वो इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं। और मुझे लगता है कि आप सब जैसे जानते हैं इसमें कलाकार भी हैं, रंगकर्मी भी है, लेखक भी हैं, राइटर भी हैं, एक समाज का एक परिष्कृत वर्ग जो है वो जोड़ा है, इस काजल ने इस मंच पर जोड़ा है। और बहुत बड़ी बात है कि अपनी घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए, ऑफिस की जिम्मेदारी को निभाते हुए और दूसरा सबसे मुश्किल वक्त जो कोरोना का आया है हमारे सर पर, उसमें ये हमको एक मौका दिया, इसमें सब लोगों को जोड़ा इसने और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार किया, एक एनर्जी दे दी इसने, ऊर्जा दे दी हम सबको। और जो हम घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और क्या करें क्या ना करें, रेडियो टीवी को देख देख के पागल हुए जा रहे थे, और इसने एक नई दिशा दी है हमको और सचमुच एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक सोचने को, एक विचारधारा को जन्म दिया है, एक परिष्कृत विचारधारा को, एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म दिया है। हमने अलग ढंग से सोचना शुरू किया, हमने इस वक्त को बड़ी खूबी, बड़ी सुंदरता से निभाना शुरू किया, ओनली बिकॉज ऑफ काजल सूरी। गॉड ब्लेस यू काजल, गॉड ब्लेस यू। Nice, so Thank nice. you. I'm speechless. I'm speechless. You're always been there. आकाशवाणी रेडियो कश्मीर जम्मू में आपकी उंगली पकड़ के ही चली हूँ। I'm really speechless. बहुत शुक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी के इतने खूबसूरत कमेंट्स लिख रहे हैं कि मैं शायद I'm overwhelmed. I'm really overwhelmed. And if I'll start reading all these comments, I'll feel I don't have words. I'm really heartfelt thanks to all of you. Really, really thanks. Thanks. हाँ, कामना। काजल जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अलग आपने चीजें निभाई हैं, जैसे कि आपने राइटर, ब्लॉगर, थिएटर में भी रही, आप एक्टिंग में भी हैं और आप आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, रेडियो का भी प्रचार आपके साथ रहता है, पर आप सबको छोड़कर सिर्फ आपका सबसे फेवरेट थिएटर ही क्यों, और ऐसा क्यों? मैंने दूरदर्शन में बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। आई थिंक 450 के करीब मैंने सीरियल्स किए हैं दूरदर्शन के, जिसमें मैंने सीरियल्स प्रोड्यूस भी किए हैं,
टेलीफिल्म्स प्रोड्यूस की हैं एंड डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सी प्रोड्यूस की हैं। आई वाज द फीमेल पैनल प्रोड्यूसर फॉर दूरदर्शन दिल्ली से। तो बहुत सारे सीरियल्स किए और एक्ट मैंने बहुत सारे सीरियल्स में किया, बहुत काम किया। लेकिन थिएटर की अगर मैं बात कहूँ, जबकि आई नो कि थिएटर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन वो जो एक आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ टेलीविजन एंड सिनेमा से आपको एकदम इंस्टेंट रिकॉग्निशन मिलती है, लेकिन थिएटर जो है वो सोल में है। मैं बहुत काम किया दिल्ली आने से पहले। जब मुझे आकाशवाणी दिल्ली में जॉब मिली, मैं कभी दिल्ली नहीं आई थी। मैं पहली बार आकाशवाणी दिल्ली में जब मुझे नौकरी मिली, तब मैं जम्मू कश्मीर से बाहर निकली और मैं दिल्ली में आई। उससे पहले मैं कभी दिल्ली नहीं आई थी। तो मैं सिर्फ सीरियल्स, दूरदर्शन, टेलीविजन, तब टीवी सेंटर कहा करते थे, रेडियो, जर्नलिज्म, थिएटर, यही सब, इसी सब में इन्वॉल्व थी। और मेरी स्टडीज मेरी साथ साथ चल रही थी। मैंने एमएससी कंप्लीट की, मैंने बीएड किया, मैंने भारतीय विद्या भवन किया, मैंने एमफिल अपना ज्वाइन किया, एंड आई वाज डूइंग थिएटर आल्सो, आई वाज डूइंग सीरियल्स आल्सो। तो मुझे याद है कि मैं चंबा में एक शूट कर रही थी सीरियल का, बहुत ही खूबसूरत सीरियल था। ये लालजू एंड सन्स बहुत फेमस सीरियल है। तो वो मैं सीरियल की शूट करी थी चंबा में। तो मैंने यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह तो दिए ही थे। तो मुझे लास्ट डे या 2 दिन पहले हमारा शेड्यूल था, शूटिंग खत्म होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। तो मेरे हाथ में एक लेटर, पापा मेरा एक लेटर लेकर आए, एंड जब वो लेटर खोला तो वो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था कि मुझे आकाशवाणी दिल्ली में नौकरी मिल गई है इसमें। तो वो मैं उस सीरियल को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि चंबा बहुत खूबसूरत है। कश्मीर में शूट नहीं कर सकते थे, खुद बटोत में हमने शूट किया था, कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो वो सीरियल मेरे दिल के बहुत करीब है। 13 एपिसोड्स का वो सीरियल था, बहुत कमाल का सीरियल था। और उसके बाद जब मुझे उस सीरियल के दौरान मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो ये बात तो मैं क्या कहूँ, आई वाज ऑन क्लाउड 9 की मुझे जॉब मिल गया है। तो उसके बाद जब मैं आई, तो जाहिर सी बात है, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आई हूँ, तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी दूरदर्शन की। जो मैं एम्पेनल प्रोड्यूसर थी दूरदर्शन की, तो वो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं आकाशवाणी में एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट में आ गई थी जॉब करने के लिए। तो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। मैंने यहाँ ज्वाइन किया। दिल्ली आके मुझे लगा ही कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं पहाड़ भी रहने वाली, इतनी खूबसूरत, मैं यहाँ पहाड़, झरने और चीड़ और देवदार के पेड़ ढूंढती थी, जो कभी यहाँ हो ही नहीं सकते। तो मुझे थोड़ा वक्त लगा यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने में। यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती थी, बिल्कुल नया शहर था ये मेरे लिए। तो मैं बस वादियों को ढूंढ रही थी कि वो कहाँ खो गई है मुझसे। तो खैर मैं यहाँ आ गई। तो वो मैंने सब कुछ छूट गया मुझसे, लेकिन मुझसे थिएटर नहीं छूटा। मैं एक कुलबुलाहट जो रहती है मन में कि मुझे थिएटर करना है, थिएटर करना है, थिएटर करना है, तो वो कुलबुलाहट कॉन्टिन्यूसली रही कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, मैं थिएटर कैसे करूं, क्योंकि मैं थिएटर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं थिएटर के बिना रही हूँ। तो खैर यहाँ पे भी मैंने शुरुआत कर ली। उसके बारे में मैं डिटेल बता दूंगी। मैंने फिर इप्टा दिल्ली ज्वाइन किया। मैं अजीज कुरैशी सर, इट्स लाइक माय फैमिली, इप्टा इज लाइक माय फैमिली। अजीज कुरैशी सर के साथ काम किया। वो इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत मिली कि मैं हॉस्टल में रहती थी दिल्ली में, तो मुझे लगा कि दैट इज माय सेकंड होम। तो उसके बाद बस मैं इप्टा के साथ ही कंटिन्यूस नाटक करती रही। देन आई गॉट मैरिड, फिर देन आई गॉट किड्स। तो फिर वो एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया। लेकिन बहुत ऑफर्स आई, सिनेमा की बहुत ऑफर्स आई, दूरदर्शन के लिए काम करने की बहुत ऑफर्स आई, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे नहीं कर पाऊंगी, मैं सिनेमा नहीं कर पाऊंगी। सिनेमा की ऑफर्स तो अभी तक आती है, लेकिन मेरे लिए थिएटर से बढ़कर कुछ नहीं। थिएटर से जो मुझे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे सिर्फ थिएटर वो मेरी आत्मा में बसा है थिएटर। और मैं ऑक्सीजन, मेडिटेशन, कुछ भी कह सकूं, मेरे लिए थिएटर से बढ़कर कुछ भी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। एक रंगकर्मी आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता होगा। थिएटर को नशा कह लीजिए, मेडिटेशन कह लीजिए, तपस्या कह लीजिए, आराधना कह लीजिए, कुछ भी कहिए। आज क्योंकि आप शख्सियत हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए काजल सूरी बन जाती हूँ, और जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके नाम मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। वो हैं हरविंदर जी, सरिता जी, अमरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमल राजदान जी जुड़े हुए हैं, शबीर मुजाहिद जी जुड़े हुए हैं, राज पापन जुड़े हुए हैं, बिंदिया रैना जुड़ी हुई हैं, सरला मेहता जी, गुरबख्श सिंह जी, प्रतिभा कनन जी, और बलकार सिंधु जी, और झनक जी।
ये सभी हमारे शो को देख रहे हैं, बहुत सारी विशेष आपको भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब ये तो हमारी स्ट्रेंथ है। हम जब थिएटर भी कर रहे होते हैं तो हमें व्यूअर्स की तो जरूरत पड़ती है, और ये इन सब ने तो हमेशा जो शख्सियत हमारा चलता रहा है, ये सारा हमारे एस्टीम्ड जो व्यूअर्स है उनकी बदौलत चलता रहा है कि वो हमारे साथ जुड़े, हमें हौसला दिया कि आज हमने 100 एपिसोड्स इसके कंप्लीट किए। तो मैं श्रुति थिएटर पे एक जरूर बात कहना चाहूंगी, थिएटर की उस पे कि थिएटर का ये जुनून होता था कि मम्मी पापा तो खैर बहुत 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 थिएटर किया उन्होंने, लेकिन स्टडीज पे बहुत वो था कि स्टडीज करनी करनी करनी, यू हैव टू कंप्लीट योर पीएचडी, यू हैव टू डू पीएचडी। तो मैंने एमफिल कर लिया था। तो जब मुझे जॉब मिली उससे पहले दिल्ली आके जॉब के साथ साथ मैंने जामिया में पीएचडी का फॉर्म भी वगैरह भी भर दिया था, एंड आई वाज मैं स्नॉप्सिस लेवल तक मैंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली, लेकिन फिर उसके बाद शादी वादी हो गई तो मेरा पीएचडी वैसे ही रह गया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जम्मू में बहुत ठंड होती है, खासतौर पे दिसंबर में, और जुनून ऐसा था कि हम लोगों का यूनिवर्सिटी होता था, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना होता, 9 बजे हमारा यूनिवर्सिटी का टाइम था, और मैंने एमएससी की है चाइल्ड साइकोलॉजी में, ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ होम साइंस, तो पूरा मेडिकल था, हमें मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। लेकिन थिएटर का जो जुनून था कि हम सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे हमें रिहर्सल में जाना होता था, तब अंधेरा ही होता था, हमारे सारे टीम मेंबर्स। तो हम सुबह एक बार बिल्लू मंदिर एक जगह है, वहां जाके हम अपनी रिहर्सल के लिए जाया करते थे। उस मंदिर का जो वो था, वहां का जो हॉल था, उसको सफाइयां वगैरह करते थे सुबह 6 बजे जम्मू की कड़कड़ाती ठंड में, और फिर धूप वगैरह जला के 1.5 घंटा वहां रिहर्सल करके फिर अपने अपने यूनिवर्सिटीज में हम लोग या कॉलेज जहाँ पे जाना होता था जाते थे। तो ये है। तो उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर का ना हर साल गवर्नमेंट वहां पे एक ड्रामा फेस्टिवल करवाती है, अब तो यूटी हो गया है, और उसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी वो जिले हैं, जितने भी जिले हैं, पहाड़ी, पुंछ, भदरवा, कश्मीर से, लद्दाख से, सब आके वहां अपना परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी प्रोडक्शंस होती हैं। तो कॉन्टिन्यूसली 8 बार मुझे जेएनके की गवर्नमेंट ने 8 बार मुझे उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुझे मिला नाटक ड्रामा कंपटीशन में। तो ये मेरे लिए समय, ये मेरे लिए अवार्ड तो उस टाइम समझ नहीं आते थे, ये समझ आती थी कि जब मेरे जब रिव्यूज लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर में, और वो रिव्यूज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर की क्या आपने क्या गलती की है क्या, और जो रिव्यू पढ़ के जो शांति मिलती थी, खुशी मिलती थी कि इन्होंने तारीफ की है। अवार्ड का तब इतना समझ नहीं आता था, ये समझ आता था कि आपकी परफॉर्मेंस को देख के लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं या आपके साथ रो रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। तो बाद में अवार्ड की कीमत समझ आई कि लोगों ने जब मुझे कहा कि तुम्हें जेएनके में यू आर द वन जिसको 8 बार लगातार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि लगातार 8 बार मैंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मुझे। और उसका एक किस्सा भी है। जब मैं दिल्ली आ गई तो दिल्ली में बहुत कुलबुलाहट थी मुझे थिएटर करने की, जबकि मैं किसी को नहीं जानती थी। तो मैं विक्रम शर्मा है, बहुत कमाल के राइटर हैं जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी पूर्ण विराम करके। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही टफ स्क्रिप्ट है, स्किज़ोफ्रेनिक वुमेन की कहानी है, और ये फेस्टिवल में करना है, ड्रामा फेस्टिवल में करना है, तो तुमको करना है। तो मैंने वो स्क्रिप्ट मंगवाई, तो मैंने 1 महीना उस स्क्रिप्ट को पढ़ा। बहुत ही टफ स्क्रिप्ट थी, और मैं धीरे 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 वैसा बिहेव करने लगी जैसा वो लेडी बिहेव करती है। घर में भी मैं वैसे बिहेव करने लगी। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा सनकी होती जा रही हूँ, आई डोंट नो, वो चीजें होती गई। तो उसके बाद 1 हफ्ते की ब्लॉकिंग के लिए मैं जम्मू गई। तो वो नाटक तो कर लिया, लेकिन उस ये जबकि सही बात नहीं है। आप कैरेक्टर के अंदर इतना नहीं आपको घुसना चाहिए कि आप उससे बाहर ना निकल सको, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ये सही बात नहीं है। तो मुझे याद है जब मैं वो रोल करके दिल्ली आ गई, शाम की से ट्रेन से मैं वापस दिल्ली आ गई, तो मुझे जब 10-12 दिन के बाद पता चला कि मुझे उस प्ले के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। लेकिन उसको निकालने के लिए मेरे भाई को लिटरली मुझे डंडे से मेरी टांगों में मारना पड़ा कि तुम निकलो उस कैरेक्टर से। जुड़ी हुई। जी काजल, मैं पहले तो आपको एक बार फिर से शुभकामना देना चाहूंगी, और आपको जैसे हर इंसान की कोई मंजिल होती है, मंजिल के बाद दूसरी मंजिल शुरू हो जाती है। जब हम एक सीढ़ी पर, एक पायदान पे चढ़ जाते हैं तो दूसरे पायदान पे चढ़ते हैं। तो आपके लिए तो स्काई इज द लिमिट है ना। आपके लिए तो ये कहना चाहिए कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो थोड़ा और ऊंचा करो नीले आसमान को। और आज तो आपने नीला अंबर रूप धारण किया हुआ है। तो काजल जी, लेकिन सच में बताइए, आपकी मंजिल क्या है? आपकी कला क्षेत्र में आप कितनी ऊंचाइयों को, कौन से आसमान को छूना चाहती हैं? मुझे सच में नहीं पता। मेरा ना एक मोटिव रहा है लाइफ का। मैं सच कहूं, मैं इस बात को बहुत मानती हूँ, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो।
कि काम करते चलो, फल की चिंता मत करो। मैं बिना सोचे समझे मैं अगर काम में रम जाऊं, मुझे कुछ मिले ना मिले, थिएटर चाहे थिएटर हो, कुछ भी हो। शख्सियत भी जब शुरू किया था मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि शख्सियत इस मकाम तक पहुंचेगा, इतने खूबसूरत लोग जुड़ेंगे मुझसे, इतनी मोहब्बत मुझे मिलेगी। मैंने बस शुरू कर दिया था। मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। मुझे लगता है कि आप अगर सोच के करो ना कि आप किसी मोटिव से काम कर रहे हो ना, तो उस काम में वो जो इबादत की अगर हम बात करते हैं तो वो इबादत नहीं रहती उस काम में। कर्म करते करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप अपना एक नया आसमान गढ़ें और लोग उससे प्रेरणा लें, लोग उससे इंस्पायर। हाँ हाँ, नया आसमान तो गढ़ दिया इसने। देखिए ना कितना खूबसूरत आसमान बनाया है इसने, इतने खूबसूरत लोगों को मिलाया हमसे और एक मंच सजाया है जहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हमसे और एक हमें सबको सीखने को मिला है। काजल ने अक्सर अपने थिएटर का जिक्र किया अपनी बातों में कि थिएटर पैशन रहा है, उसकी रूह में बसा हुआ था। जहाँ कहीं भी गई वो थिएटर के लिए करती रही और पिछले सालों कुछ 2014-15 की बात है शायद, उन्होंने विजय सूरी थिएटर फेस्टिवल भी किया था जब मुझे याद आया। तो अभी जैसे बता रही थी कि मैं उस कैरेक्टर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी और ये बुरी बात है, हमें निकल जाना चाहिए क्योंकि वो असर करता है। तो वहाँ काजल का एक प्ले हो रहा था और उस प्ले में काजल को रोना था बहुत। वो खूब रोई हैं और हॉल में सभी लोग रोए हैं और उसके बाद ड्रामा प्ले खत्म हो गया और सबका परिचय दिया जाने लगा स्टेज के ऊपर और स्टेज पर परिचय देते देते काजल वैसे ही कांप रही थी, वैसे ही हिल रही थी, वाकई उसी कैरेक्टर में खोई हुई थी और मुझे लगता है इसको कुछ हो ना जाए, क्या कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है तो सचमुच ये फीलिंग हो रही थी। लेकिन वाकई ये मुश्किल काम है, कैरेक्टर में डूब जाना और उसमें करना, ये इन्होंने निभाती रही हैं और मुझे लगता है इनका यही करते करते इनका मिशन यही है कि और लोगों को जोड़ेंगी, सबको सिखाएंगी और ये जो मंच शुरू किया है इसमें विशेषकर जब ये अंत में बोलती है कि युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को सिखाना चाहती हैं, यही इनका लक्ष्य होगा कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती कि वो जुड़े थिएटर के साथ, वो जिंदगी को समझें, वो महसूस करें और अच्छे समाज की स्थापना करें। काजल कहती हैं हमेशा कि पापा का सहयोग रहा है और पापा के लिए उसने विजय सूरी जो फेस्टिवल भी किया उन्होंने उनको डेडिकेट किया था और फेस्टिवल में बहुत से लोगों को इनवाइट किया, बुलाया गया और मुझे लगता है कि ये जो थिएटर ग्रुप बनाया, रूबरू थिएटर ग्रुप बनाया या फेस्टिवल किया या थिएटर से जुड़ी हुई है और लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया इसने शुरू की है, ये अपने पापा को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दे रही हैं। मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि ये रोज ही अपने पापा को श्रद्धांजलि देती हैं, उनके प्लेस करके उनके नाम को आगे रोशन कर रही हैं और जैसे ये कहती कि मेरी रूह में बसी हुआ है थिएटर, तो ये सब उन्हीं की देन है और ऐसी बेटियां ईश्वर सबको दे जो माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कामना। शुक्रिया सुमन मैम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ काजल जी आपसे कि यूथ आज की डेट में बहुत चीजों में मिला हुआ है, बहुत टाइम नहीं मिल पाता, तो आप ये बताइए एंजाइटी आपका एक तरीके से पेशेंस जो आपके अंदर है वो किस तरीके से आप लेकर आती हैं, क्योंकि आपको घर भी देखना है, अपना ऑफिस भी देखना है, थिएटर भी देखना है, बाकी और भी हैं बहुत सारी चीजें जो आप खुद करती हैं, राइटर हैं, ब्लॉगर, तो किस तरीके से मैनेज करती हैं आप, कुछ बताइए प्लीज और एक्सपीरियंस कुछ शेयर करिए जहाँ पे आपको कभी लगता हो। यहाँ पे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं भी शख्सियत के दौरान बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, मुझे बहुत पसंद है वो प्रतिमा कनन जी, बहुत बेहतरीन कलाकार, दिल्ली रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम। मैंने उनसे पूछा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सुबह जब मेरी शिफ्ट होती है तो मैं सुबह किचन में जाके पहले खाना बनाती हूँ, मुझे काम करना खुद अच्छा लगता है। ये है वुमेन इमेंसिपेशन कि आप घर को भी देखो और घर को भी देखो, और ये आपको इतनी सेटिस्फेक्शन देता है ना। और इन चीजों से, थिएटर से तो आपको एक औरत होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है कि आप आई एम सो प्राउड कि आई एम अ वुमेन।
तो महिलाएं किसी से कम नहीं। और जो आपने बात कही कि पेशेंस की, या आप किस तरह से करती हैं, घर को मैनेज करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं, तो ये कोई वो मुश्किल काम नहीं है। आप अगर चीजों को बैलेंस करके चलोगे, इट्स नॉट टफ। जैसे हम लोग इतनी रिहर्सल्स करते थे, कामना आपको भी पता है, IGNCA में हम लोग रिहर्सल करते थे। 9 to 6 हमारा मेरा जॉब होता है आकाशवाणी का। उसके बाद हम 7 बजे से लेकर 9, कभी 10 भी बज जाते थे। उसके बाद 10 सर्दियों में हम घर जाते थे। तो सारा बैलेंस करना पड़ता है कि किस तरह से आप काम करते हो। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती है। पेशेंस तो आप जब आप थिएटर कर रहे हो, तो थिएटर आपको इतना कुछ दे देता है, इतना कुछ दे देता है, आपकी पर्सनालिटी को बदल के रख देता है। आप में पेशेंस, आप में कॉन्फिडेंस, आप में क्या नहीं देता थिएटर। थिएटर तो मैं जितना बोलूंगी ना उतना डूबती जाऊंगी थिएटर पे। थिएटर तो आपको क्या नहीं देता, कुछ भी आपको कि क्या नहीं है थिएटर तो सब कुछ है। हाँ आस्था, हमारे साथ ग्रुप की एक बहुत ही ज्यादा प्यारी आस्था जी जुड़ी हैं, जो कि अपने में हम उनके डांस के वैसे ही दीवाने हैं। तो आज आप क्या सवाल लेकर आई हैं हमारी काजल मैम के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कंग्रेचुलेशंस काजल मैम, आपकी ये जो मुहिम आपने जो शुरू की थी शख्सियत की, बहुत इतने सुंदर तरीके से आज 100वें एपिसोड पे पहुंच गई है। और ये सब कुछ जो कारागार हुआ है आपकी वजह, आपकी बदौलत से हुआ है। हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू यू मैम। एंड मेरा आपसे एक यही पहला तो प्रश्न मेरा आपसे यही है कि इस कोविड के दौरान काफी कलाकारों की, जैसे कहते हैं, रोजमर्रा रोजी रोटी बहुत बहुत ही उस तरीके से अफेक्ट हुई है। तो उन कलाकारों के लिए मतलब क्या ऐसा क्या वो ऐसा क्या कर सकते हैं, स्पेशली अगर बात करें थिएटर की। एक बार को अगर डांस की बात करें तो लोग अपना सोशल मीडिया वगैरह, थिएटर में आपने एक स्कोप दिया, वो जो जितना काम रूबरू ने किया है किसी ने नहीं किया। तो ऐसा ही कुछ, यही मोटिवेशन, मतलब क्योंकि ये चीज और लोगों को भी पता चले क्या है क्या नहीं, तो वो जानना चाहते हैं आपसे ऐसी ऐसी कि वो मोटिवेटेड रहे कि वो थिएटर ना छोड़े और वो आगे इसी को ही आगे कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि शायद नेटवर्क का शायद कुछ इशू हो रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा है ये। मैम आप क्या सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ मैं आपको सुन पा रही हूँ, लेकिन शायद हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। हाँ, अब आप आपकी आवाज आ रही है। जी, आप एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करोगे? आस्था क्या कहना चाह हाँ रही थी आप? बिल्कुल मैम, मेरा मैं ये चाहती हूँ कि जो आज जो आर्टिस्ट हैं कोविड के टाइम में बहुत ही बुरी तरीके से उनकी लाइफ बिल्कुल, अफेक्ट हुई बिल्कुल, है। मैं समझ गई हूँ आपके सवाल को। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अगर ये सोच के बैठ जाएँ कि चीज़ें नहीं हो रही, मायूस हो जाएँ, मायूसी किसी चीज़ का हल नहीं है, डिप्रेशन किसी चीज़ का हल नहीं है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको लाइफ को स्पेंड करना है। ज़िंदगी जो कहते हैं कई बार, लाइफ इज़ टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट्स। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी अपनी गुज़रती है तराजू की तरह। तो ज़िंदगी बिल्कुल तराजू की तरह ही गुज़रती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उन अप्स एंड डाउन्स का मुकाबला बड़ी डेडिकेशन के साथ करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना है। और मायूसी किसी चीज का हल नहीं है। अगर आप मायूस होना शुरू हो गए, खासतौर पर अगर इस कोविड की बात करें, तो आपकी जो हॉबीज हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। अगर आप थिएटर से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास आजकल यूट्यूब है, कितने सारे चैनल्स हैं जहाँ पे भंडार है, वर्ड्स क्लासिक है, क्लासिक थिएटर है, आप वो देख सकते हैं। बुक्स हैं, बुक्स तो आपका सबसे बड़ा साथी होता है, वो आपको तो कभी अकेला होने ही नहीं देता। तो ये चीजें रखेंगे, अपनी हॉबीज को कल्टीवेट करेंगे, तो ये तो बहुत जरूरी है। हाँ जी श्रद्धा जी। श्रद्धा गुड इवनिंग मैम। बहुत 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 बधाई आपको शख्सियत के 100वें एपिसोड के लिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ मैम कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपकी स्माइल और आपका ऑरा ऐसा है, इतना कंटेजियस है कि जो भी उस घेरे में आता है वो उससे अफेक्टेड होता है। और मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि आप इतनी लैंग्वेजेस आप जानते हैं, डोगरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं काम करने में? और ऐसा कौन सा काम है जो कि अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे ये भी बाकी है, ये करना है, जिसको कि आप शिद्दत से चाहते हैं, एंजॉय करते हैं, ये बाकी रह गया है, मुझे ये भी करना है बस?
श्रद्धा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हाँ, मुझे कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू ये लैंग्वेजेस आती हैं और हर लैंग्वेज में काम करने का अपना अलग ही मजा है। जैसे जब मैं कश्मीर में थी तो कश्मीर की में हमारा जो वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो उर्दू थी, तो उर्दू मेरे दिल के बहुत करीब है। डोगरी जो है वो मेरी हमारी मदर टंग है, मेरे पापा डोगरी, मम्मी कश्मीरी, तो कश्मीरी भी मुझे बहुत देखा होगा कि कई बार मैं कश्मीरी के गाने भी शेयर करती हूँ, डोगरी के भी शेयर करती हूँ, तो ये सब दिल के बहुत करीब है। तो हर लैंग्वेज में काम करना तो करने का तो अलग और ही बहुत कंफर्टेबली आप उस चीज को करती हैं हर लैंग्वेज में, वो उर्दू हो या डोगरी हो या कश्मीरी हो, बहुत। और पंजाबी भी मैं आपको बोलते हुए बहुत सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब कितनी अच्छी पकड़ है आपकी सारी लैंग्वेजेस पे। तो वो कौन सी मतलब लैंग्वेज है जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल, आपको लगता है मजा आता है कि हाँ मुझे इसमें करना है? और हर लैंग्वेज लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। जैसे म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं, और जब एक एक्टर को पानी की तरह होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में डालो, जिस रंग में डालो, वैसा हो जाए। और मैम ऐसा कौन सा काम बाकी है जो कि अभी आप और करना चाहते हैं, जो कि छूट रहा है अब आपसे कि मुझे ये भी अभी बाकी तो है? अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ लिखना है, अभी बारिशों में भीगना बाकी है, अभी आसमान में उड़ना बाकी है, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो धूप में निकल बहुत के छटाव में ना आ जाए, अभी बहुत इंस्पिरेशन कुछ मिलती करना है है। मैम, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रतिमा जी ने लिखा है कि कश्मीरी गाना, तो 2 लाइन्स में सुनाना चाह रही हूँ उसकी। दो, हाय पंकज, 2 लाइन में। प्रतिमा दी थैंक यू, 2 लाइन सुना रही हूँ मैं आपको कश्मीरी की, गाया भी था मैंने। अभी शायद मैं सुर में नहीं होंगी इतनी। हर मुख बरतल प्रारई मदनो, ये दाप हमसे लागयो। हर मुख बरतल प्रारई मदनो, ये दाप हमसे लागयो। हर मुख बरतल। थैंक यू। थैंक यू। हाय रितु। बहुत ही प्यारी सी काजल को प्यारा सा हग। और 100 एपिसोड पूरा करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी शिद्दत से करती हैं आप काम, और इतने सारे काम इकट्ठा आप कैसे कर लेती हैं? सबसे पहली बड़ी बात, पैशन हो, डेडिकेशन हो, जुनून हो, पागलपन हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हम लोग कब कब शुरू कर रहे हैं थिएटर वापस? जब थोड़ा-सा सही हो जाए तब शुरू करेंगे। ओके, इंतजार है। थैंक यू, थैंक यू। सुमन जी हैं अभी, तो सुमन जी श्रुति भी आ जाए कुछ। जी पंकज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही पंकज। आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही। जी। माइक में उठता। जय हिंद दीदी, बहुत बहुत बधाई 100वें एपिसोड के लिए। आज आपको देख के बहुत शख्सियत के रूप में देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो अभी पंकज ये जरूर कहना चाहूंगी। हाँ जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हर इंसान मेरी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हर इंसान अपने आप में एक शख्सियत है। कोई भी इंसान किसी से कम नहीं होता। हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ता है, उसकी लड़ाई किस तरह से कैसी है वो अलग बात है। और एवरी स्टोरी इज अस, हर कहानी हम हैं। हर इंसान अपने आप में एक शख्सियत जी। आज के 100 एपिसोड के लिए और आपके लिए बस थोड़ा सा एक दो लाइन लिखी है, तो मैं वो जरूर कहना चाहूंगा। ये वो मुकाम मिला जो कभी चाहा नहीं था, ये वो मुकाम मिला जो कभी चाहा नहीं था, हमने तो रास्ते चुने थे, मंजिल खुद ब खुद हमारे पास आ गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कामना जी, जी सुमन जी। जी हाँ, कामना क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं रूबरू से हूँ और थिएटर मैंने आपको करते हुए बहुत समय से देखा है, और मैंने आपके हर एक थिएटर के अंदर एक फोक देखा है, एक देखते फोक आपका पूरा। तो हमने हीर रांझा किया, हमने हब्बा खातून किया, कुछ बताइए कि वो चीज आपके साथ इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों है?
मुझे ना फोक हमेशा अपनी तरफ खींचता है, बहुत खींचता है मुझे अपनी तरफ फोक। मैंने जब पापा के साथ काम करी थी तब भी बहुत फोक किया। और मुझे लगता है कि फोक में ना, चाहे अपनी मिट्टी की खुशबू तो होती ही है और आपको बांधता है, चाहे आप फोक सॉन्ग कर लो, चाहे जम्मू की अगर मैं बात करूं, चाहे पाक हो, चाहे वहाँ का डांस हो, कुड़ हो, जागरना हो। तो सुमनदीप बहुत अच्छे से मुझसे रिलेट कर पाएंगी इस बात को। और मैंने हब्बा खातून इसलिए किया क्योंकि हब्बा खातून कश्मीर की कहानी है, और कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत फोक कह सकते हैं उसको। उसमें मैंने कश्मीर का पूरा रूफ डाला, जो इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जेएनके से, और मैं जेएनके का जितना ज्यादा से ज्यादा फोक यहाँ लेकर आऊँ वो मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मुझे उसमें अपनी मिट्टी की खुशबू नजर आती है। मेरी रूट्स वहां पे है, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हूँ, तो मेरी रूट्स है वहां पे। और एक बहुत पीस देता है मुझे फोक करना। जब हमने ही रांझा किया, ही रांझा इसलिए किया क्योंकि पापा ने वारिस शाह की पोइट्री पे बहुत काम किया था, फिर तो खैर चले गए, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो मैंने उनके अधूरे काम को कंप्लीट करने की कोशिश की और उसको फोक का फॉर्म देकर मैंने उसको, उस नाटक को हम लोगों ने बहुत किया, उस नाटक को लोगों ने बहुत पसंद किया। और जब हमने ये किया, हमने ही रांझा किया, तो उसी साल मुझे नेशनल अवार्ड मिला फॉर माय कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थिएटर। तो 2019 में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 25 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था अलग अलग फील्ड में। तो उसमें जिसमें डॉक्टर्स थे, अलग अलग महिलाएं थी। तो मुझे 2019 में 10th वुमेन एक्सलेंस अवार्ड, नेशनल एक्सलेंस अवार्ड मिला। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी मिट्टी को साथ लेकर चल रही हूँ, और मुझे एक तरह से ये जो, क्योंकि अवार्ड्स होते हैं ये आपको और ज्यादा आगे चलने की प्रेरणा देते हैं, साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही आते हैं। जी सुमन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी 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 जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा काजल कि आप अपनी मिट्टी की खुशबू को अपने पास जिंदा रखी हैं और उसको प्रमोट करने के लिए कार्य कर रही हैं। बहुत खुशी की बात है, और ऐसे ही करती रहें। और ये उत्सव जो आपने शुरू किया, ये 100 एपिसोड पूरे कर लिए, जहां पर बहुत से लोगों को आपने निमंत्रण दिया, बुलाया, उनसे हमें रूबरू करवाया। तो ये उत्सव इसी तरह मनाती रहें, इसी तरह आप प्रेरणा बनती रहें नौजवानों का, आने वाली पीढ़ी का, उन्हें रास्ता दिखाती रहें। हम बहुत सी दुआएं देते हैं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप ऐसे ही काम करते रहें और इस पागलपन को जिंदा रखें। जो पागलपन, जुनून आपके अंदर है, उसे जिंदा रखें। और हजारों लाखों जो जनरेशन हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको एक प्रेरणा बने, रास्ता दिखाएं। क्योंकि लोग भटक रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और थिएटर जो है, जो कला जो है, वो सबसे बड़ा रास्ता है। वहां आप बहुत कुछ कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, एक नए समाज की स्थापना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं काजल आपको सैल्यूट इसलिए करनी चाहूंगी आपकी विचारधारा पर। आपकी विचारधारा सबसे अलग है, सबसे हटकर आपने सोचा कि ये इन लोगों को बुलाया जाए, सब कुछ बंद है, सब कुछ लॉकडाउन है, और सब लोगों को एक मंच पर बुलाकर उनसे रूबरू किया जाए, बातचीत की जाए। और ये विचारधारा आपके अंदर आई और आपने कार्यान्वित किया इसे, और बखूबी निभाया, और 100 एपिसोड पूरे किए। सचमुच एक विचारधारा को, तुम्हारी विचारधारा को सैल्यूट, बिग सैल्यूट टू यू। और ये इस तरह अपने जुनून को जिंदा रखें, आगे बढ़ती रहें और सबको प्रेरणा दें। एक वाकई एक नई लहर आएगी, नया परिवर्तन समाज में आएगा, क्योंकि ये प्ले नाटक जो हैं, ये एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं, समाज में नई विचारधारा पैदा करते हैं और लोगों की मानसिकता को बदलने में अपना रोल, भूमिका निभाते हैं। तो सच में आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं और बखूबी से निभा रही हैं, और हैट्स ऑफ टू यू। और करती रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद। काजल जी, मैं सुमन जी की बात से ही अपना एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। सुमन जी ने कहा कि जब इस तरह से कोई सूरज उगता है, मतलब मैं अपनी भाषा में कह रही हूँ, उनका मतलब यही था कि जब सूरज उगता है तो उसकी तपिश से दुनिया जलती भी है, वो तपिश लोगों को जलाती भी है। और मुझे नहीं लगता कि एक हेल्दी क्रिटिसिज्म अलग बात है, समीक्षा अलग बात है, आलोचना अलग बात है, लेकिन जब कभी इस तरह की तपिश आपके सामने आती है तो आप उसका सामना कैसे करती हैं? ये युवाओं के लिए भी मैं चाहूंगी कि आप बताएं। मैं आपको यहाँ एक शख्सियत में, मैंने इतनी शख्सियतों के इंटरव्यू, बातचीत की, और मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा, जाने अनजाने। चाहे वो प्रतिमा जी हो, चाहे वो किरण सहगल हो, चाहे सुचित्रा गुप्ता जी हो, चाहे नीरज शर्मा जी हो, मैंने इन सब लोगों से, चाहे समता सागर हो, निखिल हो, मैंने इन सब लोगों से बहुत सीखा, बहुत बहुत से, डीपी सिन्हा जी हो।
बलवंत ठाकुर जी हो, विक्रम शर्मा हो, जितेंद्र उधमपुरी जी हो, शब्बीर मुजाहिद सर हैं, या शारिफ, राजेश कोल, ये जो इतनी शख्सियतें हैं, इन लोगों से मैंने, कमल राजदान, ये इनकी जो लाइफ जर्नी है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे तो मुतासिर किया, और कई छोटी छोटी बातें हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा। जब आपने बात कही कि जो इस तरह की चीजें होती हैं उनको मैं कैसे लेती हूँ, मुझे लगता है कि जैसे किरण सहगल, जोहरा सहगल जी की जो डॉटर हैं, किरण विदुषी किरण सहगल जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले रह गए हो, आप इतने काम करने वाले हो, लेकिन बिल्कुल आपको अलग कर दिया गया है सबसे, आपके साथ कोई नहीं है, तब ये सोचिए कि भगवान ऊपर वाला आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है। ये बात इतनी सच है, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि ये बात सच है, कि जब आपको लगे कि सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरी गुफा है और आपके पास कोई और रास्ता नहीं, लेकिन उस अंधेरी गुफा से गुजर कर आप रोशनी तक जरूर पहुंचेंगे। ये किरण जी ने मुझसे बात जब की थी, उन्होंने मुझे ये बताया था, और मैं इस बात को बहुत पहले से मानती हूँ, और जब उन्होंने ये बात कह के एक मुहर से लगा दी कि, और ये बात बिल्कुल सच है कि देयर इज ऑलवेज लाइट आफ्टर द डार्क टनल से गुजर कर ही आपको रोशनी मिलती है। तो इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, खासतौर पर जब आप काम करते हो, लेकिन उन मुश्किलात से घबरा कर आप बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा? जिंदगी तो जंग है, उसको तो लड़ना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आस्था है। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। मैम एक क्वेश्चन, मतलब एक पर्सनल आपसे पूछना चाहती हूँ। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, और ये बात तो मैं और हम लोग जितने भी हैं मानते हैं भली भांति कि जितनी ऊंचाई उतनी ज्यादा कठिनाई। ठीक है, उतार चढ़ाव तो हमेशा आते हैं। आपको जब ये चीज थिएटर करने, अपने जो खाली थिएटर ही नहीं, हर चीज, ये जो आप पूरा ये एक मुहिम आप चलाकर मतलब एक, जब से आपने करियर स्टार्ट किया, आप उसके साथ कंटिन्यू कर रही हैं, और इतने सुंदर तरीके से आपने अभी तक इस चीज को कंटिन्यू रखा। आपके डैड ने, मम्मा पापा ने सपोर्ट किया, अब लेकिन अब मतलब हर कोई ना कोई, कहते हैं कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है जो उसको सपोर्ट करता है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इस पॉइंट पर, जैसे आप अभी भी इतनी मोटिवेटेड हैं, आप चीजें उस तरीके से करें, तो ऐसा कौन सा शख्स है जो आपको आज भी मोटिवेट करता है, घर में या कहीं, जो आपके कोई करीब, जो जिसे आपको लगता है कि देखा कि जब आप बिल्कुल ही डाउन फील करती हैं, एंड बस माना, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान होते हैं बिल्कुल वो सब, लेकिन एक धरती पर भी एक होता है इंसान जिसके लिए हम इंसान बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, और हर इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है, ऐसा बोला, मतलब उसको उठाने के लिए। एक तो अभी आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है। आपकी फैमिली के बगैर, अगर आपकी फैमिली आपको आपके साथ नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं बाहर थिएटर करती हूँ या मैं रिहर्सल में, जाहिर सी बात है लेट हो जाती है, या हम दिल्ली से बाहर शोज करने चाहते हैं, तो मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं उनको देखने के लिए कोई है, मेरे हस्बैंड हैं उनको देखने के लिए। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उनकी तो मैं कैसे बाहर काम कर पाऊंगी? या मैं, हम लोग आपको भी पता है कि हम लोग रात को कितनी देर देर तक रिहर्सल्स करते हैं, तो उसके बाद अगर मुझे वो सपोर्ट नहीं होगी, और सबसे बड़ी सपोर्ट ऊपर से माय डैड इज वाचिंग, ही इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन, ही इज माय, उनसे मैंने छोटी छोटी चीजें, मैंने जो छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं मैंने उनसे सीखे हैं। वो बहुत सारे लोगों के गुरु रहे हैं जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे लोग उनको गुरु मानते हैं, चाहे वो सिनेमा से जुड़े हों, जम्मू कश्मीर के खास तौर पर वो मेरे भी गुरु रहे हैं। तो मैंने पापा से तो सीखा ही, ही इज ऑलवेज विद मी। मुझे लगा ही नहीं कि कभी वो मुझसे दूर गए हैं। जिसम चले जाते हैं लेकिन आत्मा तो रहती है ना, आपको फील तो रहता है ना। और फैमिली इज ऑलवेज देयर, फैमिली इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। किसी भी इंसान की अगर फैमिली स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे मैम ऐसा लगता है आप बच्चों से तक कनेक्टेड रही हैं, तो बिल्कुल घर में जो बच्चे हैं आपकी कशिश, और मतलब आपकी जो लाइक आई समहाउ फील कि आप बहुत ही, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन, एक स्रोत रही है कहीं ना कहीं, तो उस तरीके से थैंक यू सो मच मैम। कामना को भी ले आए हैं स्क्रीन पे, तो कामना का काफी देर से उसने जी श्रुति जी इफ कामना इज देयर, कामना। हाँ मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि मैं रूबरू ग्रुप के अंदर सबसे नटखट बच्ची हूँ, जिसका आपने बखूबी मुझे हर बार नौटंकी बच्चा बोला है, और वही एक सवाल है मैं पूछना चाह रही थी कि मैं लव लाइफ और लव स्टोरीज को बहुत अच्छी तरह और महसूस करके लिखती भी हूँ और सुनती भी हूँ, तो आपकी एक लव लाइफ के बारे में मैं छोटी सी बात जानना चाहती हूँ, तो कुछ
अपना एक्सपीरियंस बताइए। नहीं, मैं आपको उसकी जगह जब मैं फोक की आपने बात की थी, तो प्यार तो इस दुनिया में बिखरा पड़ा है, नफरत की बिल्कुल जगह नहीं है। जहाँ नफरत होगी तो वहाँ क्रिएटिविटी तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है। और क्रिएटिविटी सिर्फ वहाँ होती है जहाँ इबादत होती है, जहाँ ऊपर वाला होता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। ये तो क्रिएटिविटी वही है। लेकिन जो आपने बात बोली है उसका, क्योंकि मैं फोक को अपनी रूह में महसूस करती हूँ, अपने दिल में महसूस करती हूँ, तो एक छोटी सी लाइन, जम्मू का फोक जो डोगरी फोक है, उसकी एक छोटी सी लाइन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आपके लिए 2 लाइन से मैं जरूर सुनाऊंगी और वो आपकी इस सवाल का जवाब रहेगा। आ, आ, जनमाड़ा चढ़िया ऊपर बसोलिया, जनमाड़ा चढ़िया ऊपर बसोलिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ागी बसोस मेरी जान हो। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी काजल जी। आप इतने समय से, लंबे समय से एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे मीडिया, एंटरटेनमेंट, हर एक चीज, सबसे बड़ी चीज आप मुझे ये बताइए कि कोई और इंडस्ट्री जब आप देखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लेक्चर देने जाती हैं, आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, आप कम्युनिकेटर हैं एक तरीके से, मीडिया कम्युनिकेटर, तो आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए। जी, मैं क्या यहाँ पे भी ये बात जरूर बोलूंगी, मैं काफी यूनिवर्सिटी में जाती रही हूँ लेक्चर देने के लिए, मीडिया पे लेक्चर देने के लिए, रेडियो ड्रामा पे लेक्चर देने के लिए, बहुत सारी चीजों पे लेक्चर देने के लिए। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, थिएटर से बढ़कर कोई नहीं। यहाँ मैं इसका एक इंसिडेंट वाक्य सुनाना चाहूंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर साल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जश्न सर सैयद। वो हम लोग गए थे करने के लिए, इप्टा की तरफ से अजीज कुरैशी सर थे साथ में, ही वाज द डायरेक्टर। तो जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली में जब मैं आई तो मैं उनके साथ ही ज्यादा काम किया, तो हम लोग वहां शो करने के लिए गए। और एक सच, इस्मत चुगताई की स्टोरी थी दोज़ख, उस स्टोरी का उन्होंने उन्होंने ड्रामेटिक एडेप्टेशन किया था। तो हम लोग गए थे उस नाटक को करने के लिए। उसमें दो बूढ़ियों की कहानी थी, 90 साल की बूढ़ियों की कहानी। तो एक बूढ़ी का कैरेक्टर मैंने किया था। तो जब हम लोग वहां गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो हम लोग रात को पहुंचे तो पता चला कि नसीर साहब का प्ले हुआ है कुछ देर पहले, और कमाल का प्ले गया है, नसीरुद्दीन शाह साहब का बहुत कमाल का प्ले गया है। और पिन ड्रॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पूरे शो में पिन ड्रॉप साइलेंस रही है, और बिल्कुल उन्होंने बहुत इतने स्टूडेंट्स बहुत शैतान होते हैं, उन्होंने इतने मन से वो नाटक देखा। तो हम लोगों को बहुत डर लगा, हम सोचने लगे कि हम लोग, नसीर साहब तो इतने दिग्गज कलाकार, और हम लोग तो भी हम तो अपने आप को प्रोफेशनल भी नहीं कह सकते, हम तो मैच्योर हैं, बस करने आगे हम लोग। लेकिन वो शिद्दत तो जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए। खैर हम लोगों ने डरते डरते दूसरे दिन जब हम शो किया, हमने, मैं और मेरे साथ शोभना थी, वो बहुत ही अच्छी कलाकार है, और कुरैशी सर का डायरेक्ट किया वो नाटक था। जब हमने दूसरे दिन नाटक किया, वो 2 घंटे का नाटक था, और 2000 की कैपेसिटी वाला कैनेडी ऑडिटोरियम है AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। जब हमने वो 2 घंटे का नाटक खत्म किया, उस नाटक के बाद जब नाटक खत्म हुआ, पूरा स्टूडेंट्स खड़े हो गए, बीच में एक पिन ड्रॉप, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी, खड़े हो गए एंड दे स्टार्टेड क्लैपिंग। और हम लोगों, मेरे और शोभना की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलने लगे। वो एक जो खुशी होती है वो आंखों के सामने आंखों से के जरिए बहने लगी, और हम दोनों ने एक दूसरे को हक किया एंड वी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। ये देखिए कि जो थिएटर है वो समाज का आईना है ना। बच्चों ने, जो वहां के स्टूडेंट्स थे, AMU के स्टूडेंट्स ने, उन्होंने उस नाटक के जरिए खुद को रिलेट किया, इसलिए उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ वो नाटक देखा, और उस नाटक से जो उनको सीख मिली होगी, वो सीख उन्होंने इस नाटक के जरिए ली, और वो इतनी तन्मयता से देखा कि वो एक वर्ड नहीं बोल पाए। नहीं तो स्टूडेंट्स, भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कितना शोर मचाते हैं।
तो ये नाटक जो थिएटर की जो ताकत है, उससे बढ़ के कोई ताकत नहीं। थिएटर तो इंकलाब ला सकता है, क्या नहीं ला सकता थिएटर, क्या नहीं ला सकता। आवाज नहीं आ रही श्रुति, आपका माइक ऑफ है। जी श्रुति। आपको देखकर लगता है कि सुनते ही जाएं, आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देते हैं आप। और बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में और बहुत सारे मुकाम तय करिए, एक नई लंबी लाइन खींचिए लोगों के लिए, जिसको तय करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। एक आसमान पर ऐसा सितारा बन के उभरिए, रंगमंच के मानस पटल पर, या कहना चाहिए सोशल मीडिया के पटल पर, या कहीं भी आप इतना खूबसूरत सितारा बन के उभरिए। मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा जो सीजन 2 है शख्सियत का 31 से स्टार्ट हो रहा है, 31 से शुरू हो रहा है शाम को 7 बजे, जिसमें हमारे साथ रहेंगी JNK की लेजेंडरी एक्ट्रेस रही हैं निर्मला धर जी, वो रहेंगी हमारे साथ। हमारा जो शख्सियत का पहला एपिसोड हुआ था, तो पहले एपिसोड में भी वही थी, और जो हमारा सीजन 2 का जो पहला एपिसोड होगा उसमें भी हमारे साथ निर्मला धर जी रहेंगी। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, हमेशा की तरह जिन व्यूअर्स ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतनी शफकत दी, और आज भी इतनी मोहब्बत के साथ वो जुड़े रहे हैं, मैं एक एक हमारे व्यूअर का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहूंगी। आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, एंड दिल से सबका शुक्रिया, सभी का दिल से शुक्रिया। मुन्नी लोन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इरशाद मासूम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बलकार सिद्धू साहब बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। डॉक्टर सलाम मेहता बहुत बहुत शुक्रिया, मंजू वजीर बहुत बहुत शुक्रिया, हरजीत वालिया जी, इरशाद मासूम जी, हार्टफेल थैंक्स टू यू। कमल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक नायडू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कानन सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट के लिए। मैरी जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। प्रतिमा दी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस स्ट्रेंथ। जयदीप सर थैंक यू हार्टफुल थैंक्स टू यू। विराट सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। शबीर मुजाहिद सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, मौजू की तपिश क्या है फकत ज़ुके तलब है, शायद मैं सही से उनको पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि रोमन में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको। जीतू हमारे साथ जुड़ी, आचार्य जीतू सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कल्याण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, जसकिरण जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। शहजाद हुसैन जी कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा मैम बहुत बहुत शुक्रिया। जसकिरण जी बहुत बहुत शुक्रिया। शशि मैम प्लेजेंट सरप्राइज बहुत बहुत शुक्रिया शशि मैम हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। युवराज सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। विनीता दी शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं दी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। मिफिम जी आप लद्दाख से हमारे साथ जुड़े, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, रियली थैंकफुल। निरुपमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको। मीना खरे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहना चाहूंगी। राज पप्पन जी बहुत बहुत शुक्रिया। बलजीत सिंह रैना जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिप्सी बड़ियाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। शशि बाला जी बहुत बहुत शुक्रिया। पोपी जी हार्टफुल थैंक्स टू यू। सुधापुरी जी थैंक यू, हार्टफुल थैंक्स टू यू। अगर कुछ नाम मुझसे रह गए हो तो माजरत माफ कर दीजिएगा मुझे। अयाश आरिफ साहब कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नवनिंद्र मैम बहुत बहुत थैंक यू। नवनिंद्र मैम रियली हार्टफुल थैंक्स टू यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स। हाँ कामना, आप कुछ कहना चाहें तो कहीं, आज तो आपके हाथ में डोर है। मैं बस यही बोलना चाहूंगी आप सभी लोगों का, सभी व्यूअर्स का, और जो हमारे साथ सेलिब्रिटी जुड़ी हैं सुमन जी और श्रुति जी, उनका भी बहुत बहुत आभार जो अपना समय निकाल के आज आप लेकर आई हैं हमारे लिए और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। और सुमन जी का धन्यवाद तक जो उनके पास, और उन्होंने जो कुछ चीजें बताई वो बहुत ही अच्छी लगी और वो सुन के बहुत ही मजा आया। और सबसे बड़ी चीज और सबसे ज्यादा थैंक यू मैं बोलूंगी अपनी बैक टीम का जो बैक पे है और हमारा बैक स्टेज पूरा कवर कर रही है, आभा जी का। आभा बहुत ज्यादा थैंक यू। हमारी आभा बिल्कुल आप सभी लोगों के साथ दोबारा बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन आप हमारे YouTube पे फेसबुक पर देख 31 तारीख से फिर से शुरू हो रहा है हमारा सीजन 2। तो सभी का ये गुजारिश करना